नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा, मेरे साथ हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। आज कई मुद्दों पर आपसे बात होनी थी। ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की मुलाकात हुई है, तीसरे मोर्चे को लेकर बातें शुरू हो गई हैं देश के अंदर। मतलब इंडिया गठबंधन के कुछ लोग टूटकर एक अलग अलायंस बनाएंगे, ऐसी बातें होने लग गई हैं। उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस और अखिलेश यादव में क्या बातचीत चल रही है। लोग कह रहे हैं राहुल गांधी की अखिलेश यादव से कल कुछ बात पर्सनल बात भी हुई है चुनाव में सीटों को लेकर के, उसका अपडेट भी आपको देना है। लेकिन जब ये प्रोग्राम हम अभी रिकॉर्ड करने बैठे देवेंद्र जी और मैं और आपके लिए, तभी अभी खबर आई है कि मध्य प्रदेश में जो तीसरी सीट पर कॉन्टेस्ट हो रहा था बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, जिसके लिए नंबर पर्याप्त से भी ज्यादा एक्स्ट्रा नंबर्स जो थे वो कांग्रेस पार्टी के पास मौजूद थे मीनाक्षी नटराजन के लिए, उन मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन ही खारिज हो गया और बीजेपी के तीसरे कैंडिडेट निर्विरोध जीत गए। बाकी दो तो जिताने के लिए बीजेपी के पास ब्रूट मेजॉरिटी है वहां पर। तो अब मतलब तीनों के तीनों वहां से राज्यसभा के कैंडिडेट बीजेपी के जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं रह गया। सो मच सो कि आज के ही दिन अपने विधायकों को बीजेपी से बचाने के लिए कर्नाटका के रिजॉर्ट में शिफ्ट किया है कांग्रेस पार्टी ने, और वो अभी बेंगलुरु पहुंचे भी नहीं होंगे, उससे पहले ही मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन ही खारिज हो गया। गजब बात हो गई है। और जितनी सतर्कता बढ़ती जा रही थी रिजॉर्ट के बुकिंग को लेकर कि पिछली बार जब कांग्रेस पार्टी ने वो रिजॉर्ट बुक कराया था तो उसमें दो लोगों ने पहले से बुक कर लिया था और कांग्रेस पार्टी को ये शक हुआ कि शायद ये विधायक को रीच आउट करने के लिए ये थे, तो इस बार पूरा का पूरा रिजॉर्ट बुक कराया गया। तो जितनी सतर्कता वहाँ बढ़ती गई, उसका अगर एक दशांश भी नॉमिनेशन फॉर्म, जो कि बहुत बेसिक चीज़ होता है, उस पर अगर ध्यान दिया गया होता तो कांग्रेस पार्टी को ये शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। दूसरी चीज़ सौरभ की इसमें सीधे नज़र आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के नेताओं ने एक तरह से असहयोग आंदोलन छेड़ रखा था मीनाक्षी नटराजन के कैंडिडेचर के खिलाफ। अन्यथा दिग्विजय सिंह जिस राज्य से नेता आते हों, कमलनाथ जिस राज्य से नेता आते हों और विवेक तनखा जैसे कानून के विशेषज्ञ जिस राज्य से आते हों, वहाँ पर अगर ये समस्या सामने आए कि नॉमिनेशन फॉर्म को प्रॉपर नहीं भरा जाए, उसके चलते नामांकन रद्द हो जाए, तो इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि उन नेताओं ने छोड़ दिया कि अगर पार्टी के लीडरशिप ने आपके नाम का चयन किया है तो सारी जिम्मेदारी आपकी, आप जानेगी कैसे आपको हैंडल करना है। और ऐसे में मीनाक्षी नटराजन के इर्द गिर्द जो लोग होंगे, शायद वो इस बात को नहीं समझ पाया कि जो नॉमिनेशन फॉर्म भरता है वो व्यक्ति भी शायद इस बात को नहीं समझ पाया कि ऐसे सारे मामलों की, आपके खिलाफ कोई मामला है, कोई केस है, उन सारी चीज़ों की जानकारी देनी होती है और इसमें कोई छुपाने वाली जैसी बात ही नहीं थी। आपको सिर्फ एक ब्यौरा देना होता है। ब्यौरा अगर आप नहीं देती हैं तो फिर उसके बाद नामांकन ये केस भी जो है वो पॉलिटिकल केस है, किसी पॉलिटिकल वर्कर ने उनके ऊपर केस किया हुआ। 2025 का केस है, तेलंगाना में केस हुआ, हैदराबाद के कोर्ट में केस लगा हुआ था। अब ये जानकारी भी आप ना दें, इसकी कितनी संभावना है कि इनके साथ भीतरघात हुआ मीनाक्षी नटराजन के साथ, और ये जानकारी भी कांग्रेस से ही कहीं आई हो? इसमें भी सौरभ लगभग तय मानिए कि ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही आई होगी, क्योंकि यहाँ तक सोचा ही नहीं जा सकता कि इतनी मामूली चीज़ भी मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ एक सामान्य सा मामला है और वो जानकारी उस नॉमिनेशन फॉर्म में ना हो, ये संभव नहीं। जैसे जब ये 2025 में मामला आया होगा तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को इस बात की जानकारी रही। उसके बाद जब वो फॉर्म देख रहे थे, नॉमिनेशन फॉर्म की जब जानकारी मिली होगी, तो वहाँ से उन नेताओं को बताया गया होगा कि भाई ये तो फॉर्म इन्होंने इसमें ये डिटेल डाला ही नहीं है, और वहाँ से फिर बीजेपी के पास ये सूचना आई होगी। सीधे सीधे बीजेपी के नेता जाकर उनके नॉमिनेशन फॉर्म को दिखवाएं, देखें या चेक करें और इस तरह की चीज़ें करें, उस पर ऑब्जेक्शन करें, ये संभव नहीं लगता। थाली में परोस के एक राज्यसभा की सीट कांग्रेस ने बीजेपी को दे दी विशुद्ध रूप से सौरभ, और कम से कम 8 विधायक सरप्लस थे जिताने के लिए, जितने नंबर्स चाहिए। उसके बाद 8 विधायक आपके पास सरप्लस थे। उन 8 विधायकों को का जो आप सरप्लस था उसको आपने ऐसे गंवाया कि नामांकन रद्द हुआ। और बीजेपी के तरफ, दूसरी तरफ देखिए सौरभ, कि उनके लिहाज से ये तीसरी सीट निकालना आसानी से संभव नहीं था, लेकिन वो स्मार्ट पॉलिटिकल मूव जिसे कहते हैं कि जैसे ही मीनाक्षी नटराजन का नाम आया, प्रदेश यूनिट ने इस बात को कहा कि अगर राष्ट्रीय नेतृत्व हमें इस बात की इजाज़त दे तो हम तीसरा कैंडिडेट भी जिताएंगे। उसके पीछे वजह सौरभ ये थी कि मीनाक्षी नटराजन के कैंडिडेचर को लेकर दिग्विजय सिंह खेमे के विधायक, कमलनाथ खेमे के विधायकों ने जो वहाँ पर असंतोष और नाराज़गी दिखाई, वहीं से मध्य प्रदेश बीजेपी को ये फीडबैक मिल गया कि अगर ये इतने नाराज़ हैं तो इनको बहुत आसानी से अपने पक्ष में क्रॉस वोट कराया जा सकता है। तो आपकी बात से ये लग रहा है कि जिस दिन बीजेपी ने तीसरा कैंडिडेट दिया, कल ही तो दिया है शायद, कल या परसों, हाँ, तो जब वो उतारा है तो उससे पहले शायद ये इन्फॉर्मेशन उनके पास हो, उसी इन्फॉर्मेशन के बाद उतारा गया है कि अन्यथा बीजेपी इस काम को नहीं करती कि खामखा 2 जीत रहे हैं और अगर तीसरा जीतना संभव ना हो तो क्यों इस बात का एम्बैरेसमेंट कराया जाए, और 2 जीतें काफ़ी है। अब
वहाँ से प्रदेश यूनिट ने सौरभ जब इस बात को बोला तो फिर यहाँ पर गंभीरता से मंथन हुआ, फिर वहाँ मुख्यमंत्री के यहाँ बैठक हुई, फिर एक कैंडिडेट तय किया गया, दिल्ली बताया गया और उस नाम को उतारा कहाँ गया। रिजॉर्ट बुक हो रहे हैं, फ्लाइट जा चार्टर्ड फ्लाइट जा रही है, अभी तो मुझे सच कह रहा हूँ वो अब तक पहुंचे भी नहीं होंगे हाँ, वहाँ पे। निश्चित तौर पे। जब ये नॉमिनेशन यहाँ रद्द हो गया, अब कांग्रेस पार्टी इसका ठिकाना किसके सर फोड़े, कौन है इसका जिम्मेदार? इसके लिए आप प्रदेश यूनिट को बताएंगे जिम्मेदार, मीनाक्षी कैंडिडेट को, मीनाक्षी नटराजन को जिम्मेदार बताएंगे, या दिल्ली में कोई पूछेगा कि भाई किसने किससे गड़बड़ हो गई है? और बेसिक चीज़ सौरभ ये रहता है कि जैसे आपके पर्सनल डिटेल्स आ रहे हैं, प्रॉपर्टी को लेकर सारी चीज़ें दी गई हैं, आपके ऊपर जितने आपराधिक मुकदमे या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं क्या ये दे दी गई हैं, उल्लेख कर दिया गया है, यही 3 चीज़ होता है। और वो बार बार बहुत मतलब क्या कहें, फुल ऑफ अटेंशन जिसको कहते हैं, नॉमिनेशन फॉर्म उस तरह के लोगों से भरवाया जाता है, और वहाँ पर आप इस काम को कर दे रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा है कि आपका नामांकन फॉर्म कैसा होना चाहिए। और ये देखिए बीजेपी जहां एक एक सांसद जोड़ रही है कि हमें 2/3 बहुमत चाहिए राज्यसभा और लोकसभा में, वहां आप एक राज्यसभा की सीट दे देते हैं। राज्यसभा की सीट लाना और मुश्किल होता है। और आज जो हम पहले बात करने वाले थे, क्या ममता की पार्टी कांग्रेस में मिल जाएगी, ये चर्चाएं चली कि 1 घंटे चली तब जब 1 घंटे की मुलाकात हुई ममता बनर्जी और सोनिया गांधी के घर पर मुलाकात हुई। लेकिन इसमें राहुल गांधी नहीं थे, देवेंद्र जी बता रहे थे। राहुल गांधी थोड़ी दूरी पर इंदिरा भवन में कांग्रेस के कार्यालय में किसी से मीटिंग कर रहे थे, कुछ लोगों से, लेकिन वो ममता बनर्जी के साथ मीटिंग में नहीं आए अपनी माता जी के घर पर। 2 तरीके की बातें चल पड़ी थी कि कांग्रेस कहा जा रहा है, कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी मिला लीजिए अपनी, और ममता बनर्जी शायद कोई रोल चाहती हैं इंडिया ब्लॉक के अंदर, शायद उसका संयोजक बनना चाहती हैं, वो लीडरशिप रोल में आना चाहती हैं, क्योंकि उनको अब पॉलिटिकली रेलेवेंट रहने के लिए दिल्ली में ही कुछ करना पड़ेगा। अब उनके लिए करने के लिए कोलकाता में 5 साल के अलावा सिवाय इसके कि वो हर हफ्ते या 2-4 दिन में कोई स्ट्रीट प्रोटेस्ट करें, इसके अलावा उनके पास और कुछ है नहीं। तो उनके कद की नेता वो सब कितना कर पाएगी, तो वो दिल्ली में कोई रेलेवेंट रोल चाहती हैं जिसमें वो केंद्र सरकार से टक्कर लेती हुई लगातार दिखाई देने में। और उसकी शुरुआत हो गई सौरभ ये कि जो सीट वहाँ पर खाली है पश्चिम बंगाल में, लोकसभा की एक सीट खाली है, उस सीट पर ममता बनर्जी अगर लोकसभा चुनाव लड़े हैं तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का कोई कैंडिडेट ना हो, क्योंकि मुस्लिम डोमिनेटेड वो सीट है। बशीरहाट है शायद, आरामबाग है शायद। अच्छा ठीक, तो एक सीट है मतलब जिसपे मुस्लिम कैंडिडेट ही थे, और वो मुस्लिम कैंडिडेट उनकी डेथ हुई है। और वहाँ पर अगर ये ममता बनर्जी जाती हैं और कांग्रेस पार्टी भी अगर आप मुस्लिम कैंडिडेट दे दे, लेफ्ट भी दे दे, तो फिर इनके लिए मुसीबत हो जाएगी। तो पहली प्रायोरिटी तो वो है। दूसरा, लोकसभा वो जीत जाएं कांग्रेस के सपोर्ट से और नेशनल रिलेवेंस अपना एक बना रहा है। लेकिन जो सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की मुलाकात हुई, सोचिए ना कि कुछ किलोमीटर की दूरी पे राहुल गांधी एक संगठनात्मक बैठक दिल्ली में ही इंदिरा भवन में कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि दिल्ली से वो बाहर थे किसी ऐसे कार्यक्रम को लेकर। और जब ये टाइम तय हुआ तो आराम से राहुल गांधी चाहते तो वो कन्वीनियंट टाइम पे ये करा सकते थे जिसमें राहुल, सोनिया और ममता बनर्जी तीनों रहें। अगर कोई ठोस राजनीतिक बात इन दोनों दलों को लेकर करनी हो तो सही बात। ममता बनर्जी और सोनिया गांधी 5 साल बाद अगर मिल रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि चाय की चुस्की पे नरेंद्र मोदी को कोसने के अलावा कुछ और नहीं हुआ होगा। वो अपना दर्द बताई होंगी कि बंगाल में ये हुआ, सोनिया गांधी बताई होंगी हाँ देखो दिल्ली में ऐसा हो रहा है, यहाँ हो रहा है, इस तरह की सारी चीज़ें। कोई ठोस किसी राजनीतिक रोड मैप को आप तैयार कर लें, वो कर लें, वो नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये 2 थके हुए, हारे हुए और चुके हुए नेताओं की, उन नेताओं की बैठक थी जिसमें डिसीजन मेकिंग एक तरह से देखें तो ये तब होता जब इन दोनों के साथ अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी मौजूद दोनों होते। तो आप इस बैठक की गंभीरता समझ सकते थे। कांग्रेस पार्टी के लिहाज से सौरभ देखें तो एक चीज़ ज़रूर है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार, उस स्पेस को कांग्रेस पार्टी बहुत आसानी से ऑक्युपाई करने को लेकर अपनी रणनीति बनाना चाहेगी। टीएमसी के जो सांसद अगर अलग ग्रुप बना ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि टीएमसी या एंटी बीजेपी जो वोट है, खासतौर पे माइनॉरिटी का, वो भी उनके साथ चला जाएगा, वो नहीं जाएगा। तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपनी उम्मीद देख सकती है। और अगर टीएमसी के नेताओं के साथ बहुत ज़्यादा गठजोड़ करके कांग्रेस पार्टी उनको मजबूत बनाए, इसमें उसको नुकसान होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल का एंटी इनकम्बेंसी उसको भी झेलना होगा। सही बात है। तो वो सिर्फ सिंबॉलिकली टीएमसी को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहेगी, खासतौर पर तब जब उसे पता है, और कांग्रेस पार्टी तो ममता बनर्जी को धोखेबाज के तौर पर ही देखती है। 2012 में जिस प्रकार से उन्होंने साथ छोड़ा यूपीए सरकार का, और तब यूपीए सरकार अल्पमत में आ गई और जैसे तैसे करके सरकार चलाया गया। तब जबकि 2011 का विधानसभा चुनाव वो प्रणब मुखर्जी के भरपूर मदद से उस चुनाव को उन्होंने लड़ा था और जीत हासिल हुई थी। उसमें तमाम ये बताया गया कि चुनाव आयोग को लेकर कोई कंसर्न होता था, सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉयमेंट को लेकर कोई इश्यूज़ होता था, सब कुछ प्रणब मुखर्जी देखते थे। तो टीएमसी को उन्होंने मदद की और टीएमसी ने बदले में
कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया। कांग्रेस पार्टी ये बात भूल तो नहीं जाएगी, सोनिया गांधी इस बात को भूल तो नहीं जाएंगी। तो वो चाय की चुस्की के दरमियान सौरभ ज्यादातर यही सारी चीजें। आपकी दोनों तीनों बातें ठीक हैं। कोई सीरियस डिसीजन होना होता तो राहुल गांधी, अभिषेक बनर्जी भी होते, कम से कम राहुल गांधी तो होते। दूसरा, भाई ममता जी पार्टी मिला लें कांग्रेस में और राहुल गांधी की लीडरशिप स्वीकार कर लें तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लेकिन वो क्यों एक जीवन दान क्यों देंगी एक ऐसी पार्टी को जो अभी अभी हारी है? वो तो उसकी जगह लेना चाहेंगे वहां पर। तो ये बात समझ में आती है। इसमें एक चीज और देखिए सौरभ कि ममता बनर्जी भी विलय करने वाला चीज नहीं चाह सकती। ये वो नहीं चाहेंगी। हाँ, अगर वो विलय कर दें तो उनकी क्या स्थिति हो जाएगी? अधीर रंजन चौधरी की तरह कांग्रेस पार्टी को एक नेता, और अधीर रंजन चौधरी को उसके बाद वो पीछे रहेंगी। अधीर रंजन चौधरी तो राहुल गांधी के लिए एनी डे ज्यादा लॉयल लीडर होंगे अगर ममता बनर्जी का टीएमसी का विलय हो जाए। वो बड़ी हाइपोथेटिकल चीज है वो। हालांकि बस क्योंकि सोशल मीडिया पर वो चर्चा चल पड़ी है तो हमने भी इस पर 2 मिनट बात कर ली है। अभी जो सांसदों वाली बात रह गई, इस पर क्या बात आगे बढ़ी है? कल स्पीकर नहीं थे, काकुली घोष ने कहा कि मेरे पास 20 सांसद है और हमारी चिट्ठी तैयार है, स्पीकर साहब बुलाएंगे तो हम जाएंगे। तो आज भी स्पीकर अवेलेबल नहीं थे, वो चिट्ठी पहुंची कि नहीं पहुंची? नहीं, स्पीकर तो कल आ रहे हैं। अच्छा, कल आ रहे हैं। हाँ, चंडीगढ़ में 2 दिन का CPA प्रोग्राम था, ये कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, उसका प्रोग्राम था। इसके चलते पार्लियामेंट के इनफैक्ट सारे बिग शॉट्स वहीं पे हैं चंडीगढ़ में ही। कल वो लोग आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ नज़र आ रहा है कि कोई बहुत जल्दबाजी करके कुछ आनन फानन में किया जाए, ये इन लोगों की रणनीति नज़र नहीं आ रही है। जो मैसेज देना था वो दे दिया गया, ठीक। दूसरा, नंबर्स को लेकर वो एकदम से कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। स्पीकर ऑफिस में जो एक चिट्ठी भेजी भी गई, जो सोर्सेस से जानकारी मिली हमें, ऐसा नहीं है कि सोर्सेस के द्वारा बताया गया, जानकारी मिली सौरभ, तो उसमें ये बताया गया कि ये लिखा गया है कि हाँ 20 सांसद अलग हम लोग हैं और हमें बैठने की अलग जगह दी जाए। नाम सिग्नेचर है? सिग्नेचर अगर नहीं है उसमें से। अच्छा, वो तब होगा ना जब स्पीकर बुलाएंगे, परेड होगा, तो उस विजुअल इम्पैक्ट की बात सोचिए आप। तो वो तब के लिए वो रखना चाहेंगे कि स्पीकर बुलाएं, उस इन्फॉर्मेशन के बाद फिर ये लोग लेकर जाएंगे और देंगे। और तब शायद जो समझ में आ रहा है अभी तक सोर्सेज के मार्फत सौरभ की, वो नंबर 20 के बदले बढ़ भी सकता है, 22 तक भी जा सकता है। कम नहीं होगा, बढ़ेगा। हाँ, वो अभी तक के संकेत सारे नज़र वैसे ही आ रहे हैं। और ये जो पब्लिक पोस्टिंग की गई, आमतौर पर अगर आप देखें ऐसे ऑपरेशन को बहुत गोपनीयता से किया जाता है, कोई भी इस तरह की टूट होती है। इस बार ऐसा लग रहा था कि होर्डिंग लगा के हो रहा है कि भूपेंद्र यादव के घर पे मीटिंग हो रही है, तस्वीरें भी आ रही हैं, हाँ, पिक्चर रिलीज हो रही है, काकोली दस्तीदार बता भी रही हैं, बयान भी दे रही हैं, कर रही हैं। हाँ, तो उसमें शायद उन नेताओं के, हमें ये पता चल रहा था कि टीएमसी के कुछ नेता ऐसे हैं जो कि असमंजस में हैं कि कैसे हम पाला बदल लें। तो उन नेताओं के लिए एक मैसेजिंग था कि देखो अगर तुम अलग आओगे तो टेक केयर किया जाएगा आपका, पूरे सपोर्ट सिस्टम। नाम तो चली गए, बाकी नाम तो चली गए, कल्याण बनर्जी, अच्छा कई नाम तो सारे सामने दिख गए ना कि भाई वो तो मीटिंग में मौजूद 12 लोग तो दिखे ही दिखे। 12 से ज़्यादा तो मीटिंग में ही दिखे। तो उस कंडीशन में ये बहुत मुश्किल टास्क वैसे भी नहीं था। कुछ नेताओं के असमंजस को लेकर, जैसे मान लीजिए यूसुफ पठान को लेकर पहले जो उनका स्टैंड रहा था, बाद में स्टैंड में चेंज नजर आ रहा है। भले ही घोषित तौर पर उन्होंने कुछ ना बोला हो वो, लेकिन जैसे महुआ मोइत्रा ने तो लगभग डिक्लेयर कर दिया था कि ये तो बागियों के साथ चले गए। बिल्कुल, और ट्विटर पे उन्होंने बोल हाँ, दिया था उनके और खिलाफ। कल्याण बनर्जी भी ये बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हाँ उनको ऐसे ऐसे फोन गया था जी। देखिए, ममता जी के साथ बचे हैं कीर्ति आज़ाद, महुआ मोइत्रा, कल्याण बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, शालिनी घोष, सौगत रॉय। मोटे मोटे इन्हीं के नाम अभी तक सामने आ रहे हैं। असमंजस वाले जो हैं उनके कुछ नाम जो हैं वो चल रहे हैं। अब ये देखना होगा कि वो कितना पक्के हो पाते हैं। एक टीएमसी की तरफ से भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें एक तो उन्होंने ये कहा कि भाई नाम कहाँ हैं, सारे नाम बताओ, चिट्ठी दिखाओ। वो लोग दावा पहले ये कर रहे थे कि 20 नहीं है इनके पास। फिर आज उन्होंने दूसरी बात निकाली कि चाहे 20 हो चाहे 25 हो भी, अगर 2/3 मेजॉरिटी भी है तो भी सुप्रीम कोर्ट की इसी रूलिंग का हवाला देकर उन्होंने कहा कि इनके पास एक ही ऑप्शन है कि ये बीजेपी में मर्ज हो जाएं, बीजेपी में चले जाएं। ये अलग गुट बनाने वाली कोई बात नहीं कर सकते। हाँ, तो उसमें तो सौरभ ये रहेगा ना कि एक तो स्पीकर का वो फैसला आएगा, स्पीकर कैसे देखते हैं, किन कानूनी पहलुओं को देखकर क्या डिसीजन लेते हैं। और दूसरी चीज़ कि एक बार स्पीकर का फैसला आएगा तो फिर मामला ये कोर्ट में जाना होगा, कोर्ट में जाएगा, तो वहाँ पर वो प्रक्रिया वैसे चलती रहेगी। लेकिन ऐसा समझ में आ रहा है कि टीएमसी जब भी कुछ बड़ा करना चाहेगी, टीएमसी के नाव में उसका जो माहौल बनाने की कोशिश करेगी, उसमें छेद डालने की कोशिश दूसरी तरफ से होगी। जैसे कल ममता बनर्जी एक हाई प्रोफाइल बैठक का माहौल बनाकर, आपको ध्यान होगा कि चुनाव के नतीजों के ठीक बाद उन्होंने इस बात को कह दिया था कि दिल्ली में हम लोग मिल रहे हैं, 8 जून को मिल रहे हैं, ऐसे बैठक करेंगे। तो वो एक मोमेंटम क्रिएट करना चाह रही थी, माहौल बनाने का, परसेप्शन के लिहाज से, भले ही कोई ठोस चीज़ कुछ उसमें ना हासिल हो रहा हो, लेकिन उसकी हवा निकाली गई। पहले सुबह सुबह आपने देखा कि राज्यसभा के सांसद सुखेंदु ने उन्होंने इस्तीफा दिया, और वो चाहते तो इस इस्तीफे को पहले भी दे सकते थे,
ये तो टाइम किया गया, टाइम किया गया। ठीक उसी टाइम जब बैठक की टाइम थी तो वहाँ पर मीटिंग शुरू हो गई, शाम तक सारा डिटेल। तो जो बैठक होनी थी जिसमें ममता बनर्जी थोड़ा दिखती मजबूत, उल्टे हवा ये बन गई कि पार्टी इनकी गई हाथ से। नहीं, अब तो दूसरा मामला ममता जी में भी शुरू हो गया ना। आज तो सीआईडी उनके घर भी पहुंच गई, वो आया, हाँ, फेक सिग्नेचर असेंबली वाले केस में। और उसमें भी देखिए कि इधर सोनिया गांधी से मुलाकात हो रही है, सेम उस टाइम सेम डे वो हो रहा है। और एक चीज़ टीएमसी सोर्सेज से और भी मिला कि राज्यसभा के एक और सांसद आज या कल तक में कोयल, शायद कोयल मलिक, हाँ, कोयल मलिक, हाँ, कोयल मलिक, तो हाँ, उनका नाम चल रहा है। उनका नाम बहुत ज़्यादा वो चर्चा आज में आ गया। उनको कहीं कोलकाता में जो है किसी कार्यक्रम में रिपोर्टर्स ने देखा, उनके पीछे काफी सवाल भी पूछे गए, वो कुछ बोली नहीं। इसका ही मतलब है कि लग रहा है कि हाँ, भाई अगर नहीं जाना होता तो साफ साफ बोलती खूब आराम से खारिज कर सकती थी। तो उनके बारे में जो सोर्सेज से हमें जानकारी है कि वो 1-2 दिन के अंदर कुछ वहाँ भी हो सकता है। लेकिन लोकसभा वाले पक्के हैं। हाँ, तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ये झटका टीएमसी को समय समय पर मिलता रहेगा, जिससे टीएमसी को खत्म करने का बीजेपी का अपना जो प्लान है वो कामयाब हो। सीआईडी के तीसरे नोटिस पर भी अभिषेक बनर्जी, अभी तक की जानकारी है कि सीआईडी के सामने पेश नहीं हुए फेक सिग्नेचर केस में। अब ये मामला कहाँ बढ़ रहा है, वो अदालत वो गए हुए हैं इसको लेकर के, मगर एक तो बहुत सीरियस मैटर है जिसमें ममता बनर्जी के घर पे सर्च हो जाए, जिस मामले को लेकर के सर्च हुआ है बाकायदा उनके घर पे, तो आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। टीएमसी के दफ्तर पर भी सर्च हुई है आज सीआईडी की। तो क्या ये गिरफ्तारी की तरफ बढ़ रहा है अभिषेक बनर्जी की? जैसे सहयोग जिस प्रकार से नहीं कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो गिरफ्तारी को इनवाइट कर रहे हैं। अदरवाइज सौरभ, एक चीज़ जो हमें जानकारी मिली थी कि अभिषेक बनर्जी ने चुनाव के दरमियान जिस तरह की बातें कहीं, जितनी आक्रामक बातें कहीं, उस बात को लेकर राजनीतिक कटुता के तौर पर अभिषेक बनर्जी के ऊपर कोई सख्ती से कार्रवाई की जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक, उस लिए की जाए ऐसा नहीं, उस लिए की जाए ऐसा नहीं होगा, और कोई विंडिक्टिव अप्रोच रख के किया जाए ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम ये भी बताया गया कि टुच्ची राजनीति नहीं करनी, जो कानून अपना काम करेगा वो कानून अपने हिसाब से काम करेगा। ये नहीं कि अगर चुनाव में हार हो गई तो ज़बरदस्ती का विंडिक्टिव अप्रोच रख के आपके साथ कुछ किया जा रहा है। इतना ज़रूर है कि कानून के तहत जो आपकी गलतियाँ हुई हैं, रही हैं, जो स्कैम रहे हैं, उन सारे मामलों में वैसे ही कार्रवाई होगी जैसे कानून को करना चाहिए। चलिए, खैर टीएमसी की मुश्किलें खत्म तो कुछ नहीं हो रही, लेकिन रोज एक नई जरूर बढ़ जाती है। तो ये तो ममता बनर्जी और टीएमसी की बात हुई। अब आगे बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। ममता बनर्जी की पार्टी में टूट, पार्टियों में टूट, ये तो सुन रहे हैं, गठबंधन में टूट, इंडिया गठबंधन में टूट होगी क्या? तो ये जो आप मेरे पीछे अभी देख रहे हैं, क्या राहुल मोदी को 29 जितवाएंगे? मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूं, तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट, आहट कहिए, अभी बहुत हल्की लेकिन आनी शुरू हो गई है। खबर यह है कि डीएमके शायद ये चाहती है, क्योंकि वो तो अब इंडिया ब्लॉक में नहीं है, तो वो एक और फ्रंट जो है उसकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कम से कम इसकी चर्चाएं तो शुरू हो ही गई हैं। उसमें कौन कौन सी पार्टियां हो सकती हैं, उसके अंदर जो बात चल रही है कि डीएमके, आम आदमी पार्टी ऑलरेडी इंडिया गठबंधन में नहीं है, आम आदमी पार्टी, डीएमके, इनके अलावा वाईएसआर कांग्रेस का नाम चल रहा है, बीजेडी का नाम चल रहा है, कि ये लोग, क्योंकि ये दोनों एनडीए इंडिया किसी में भी नहीं है, तो ये अपना एक अलग ब्लॉक बनाए। अगर देश में कोई अलग फ्रंट बनता है तो इसका फायदा किसको होगा? सीधे सीधे बीजेपी को, और नुकसान किसका होगा? ऑपोजिशन को, कांग्रेस पार्टी को। बीजेपी तो मजबूती होती है इससे। हाँ बिल्कुल, बीजेपी को ये सूट करेगा। बीजेपी के लिए ये समस्या इस लिहाज से नहीं होगी कि बीजेपी का फोकस तो एकदम नरेंद्र मोदी, वो जो उनके अपने वोटर्स हैं वो एकदम से कंसोलिडेटेड हैं। दूसरा एक सेक्शन है जो मोदी का विरोध करता है। किसका समर्थन करेगा इससे उसको मतलब नहीं है, नरेंद्र मोदी का हमें विरोध करना है, बीजेपी का हमें विरोध करना है। तो वहाँ का वोट एकदम एकमुश्त है। इसके बजाय अगर अलग अलग फोर्सेज हो जाएंगे तो ज़्यादा मुफीद होगी। और वहाँ पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की यह सफलता रहेगी कि अगर आपको नरेंद्र मोदी को हराना है तो मोदी विरोधी जितने भी फोर्सेज हैं उनको आप एकजुट नहीं रख पाए, ना होने दें। आपकी सफलता तभी होगी, कांग्रेस पार्टी की सफलता तभी हो सकती है जब आप उन सारी ताकत को एक साथ जोड़कर उसको बनाएं। दूसरी चीज़ सौरभ, कि कांग्रेस पार्टी के भीतर अब ये चलने लगा है कि राहुल गांधी को लीडर बनाया जाना चाहिए, सर्वमान्य नेता बनाया जाए, सर्वमान्य नेता बनाया जाए। और शिवसेना का भी आपने देखा होगा कि शिवसेना की तरफ से, शिवसेना उद्धव ठाकरे, वहाँ से संजय राउत का भी इस तरह का बयान आ गया कि लीडरशिप को लेकर। राहुल गांधी के बारे में उन्होंने नहीं किया, लेकिन ये कहा कि नरेंद्र मोदी हो सकते हैं तो ये क्यों नहीं हो सकते, लीडर होना चाहिए। तो अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पीएम के कैंडिडेट हो जाएं तो बीजेपी सेलिब्रेट करेगी उस दिन। बीजेपी के लिहाज से अगर आप सोचें तो उनके लिए और कुछ नहीं चाहिए। वो तो आपने देखा होगा कि राहुल गांधी अगर पीएम कैंडिडेट के भले घोषित ना हो, लेकिन बीजेपी का सारा आक्रमण, सारी चीज़ें राहुल गांधी को फोकस करके ही होती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर मुकाबला नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी हो गया तो फिर बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है।
ये मैं एक्सेप्ट करता हूं कि ये बात हाइपोथेटिकल है, ये होगा कि नहीं होगा ये सब अभी आगे हमें पता चलेगा। लेकिन राहुल जितवाएंगे मोदी, ये मोदी को ये हम क्यों कह रहे हैं? डीएमके को किसने धकेला दूर? डीएमके के साथ ये व्यवहार किसने किया, ये बर्ताव किसने किया कि उनके साथ चुनाव लड़े और हारते ही जो है वो विजय के साथ गठबंधन कर लिया और उनकी सरकार बनवा दी? अब डीएमके तो पूरा जोर लगाएगी ना किसी भी तरीके से कांग्रेस का नुकसान करने में। और वो तो आप कह सकते हैं कि स्टालिन को या उदयनिधि स्टालिन इन दोनों को ही पर्सनल चोट के तौर पे लगी होगा। और जिस तरह का उनका रिएक्शन आया भी, नहीं वो बिल्कुल सीधी दिल पे लगी है उनके। हाँ एकदम उस तरह, क्योंकि मसला सिर्फ ये नहीं था कि आप उससे अलग हो गए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वहाँ तमिलनाडु में कोई ऐसी फोर्स है भी नहीं जो अलग हो गए तो डीएम को कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और डीएम की अपनी लड़ाई इनके सहारे लड़ना चाहेगी। लेकिन जिस तरीके से किया गया वो चीज़ उनको ज़्यादा चोट पहुँचा गई है और वहाँ पर मामला एकदम पर्सनल है। और ऑलरेडी इतना तो हम लोग लगातार रिपोर्ट करते रहे हैं सौरभ की सरकार के कुछ लोगों के बीच और डीएम के कुछ नेताओं के बीच इस बात को लेकर सहमति तो हो ही गई है कि इशू बेस्ड सपोर्ट या विरोध करना है। डिलिमिटेशन को लेकर भी ये बताया गया कि जो आपके ऑब्जेक्शन थे उसको दूर किया जा रहे हैं, नया बिल तैयार होगा, उसमें फिर डीएमके ने एश्योरेंस दिया है कि फिर हम देखेंगे जब नया बिल आएगा तो नए तरीके से। तो यहाँ पर तो कांग्रेस पार्टी ओवरऑल देखें तो उनकी रणनीति कमजोरी नजर आ रही है कि नरेंद्र मोदी से आपको लड़ना है और जो मोदी विरोधी हो सकते थे उनको आप इस तरीके से अलग कर दे रहे हो कि किसी न किसी तरीके से उनके करीब चले जाएं। अब एक जरा उत्तर प्रदेश की बात और कर लेते हैं, क्योंकि कल जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई वहां राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों थे और हमने कल आपको बताया था कि वहां अखिलेश यादव ने ये कहा तेजस्वी यादव के साथ मिलकर कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, उसको क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर के चलना चाहिए, ये जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। हालांकि कांग्रेस पार्टी सभी राज्यों के अंदर बहुत जूनियर पार्टनर है। अब आप कोई तुलना नहीं कर सकते कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की या कांग्रेस और आरजेडी की बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर भी पहले ही यह दबाव बना दिया गया है कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि वे आने वाले चुनाव में आपकी जिम्मेदारी है कि गठबंधन स्मूथली चले। एक लाइन में कहें तो सीटें संभल के मांगिए, कम सीटें मांगिए, औकात के हिसाब से मांगिए उसको, अगर ब्लंट के हिसाब से अगर सौरभ कहें तो। और ये अनुभव इस लिहाज से कि ऐसा नहीं कि ये हाइपोथेटिकल बात है, बिहार में कांग्रेस पार्टी ने सीट शेयरिंग को लेकर जो कुछ किया आरजेडी के साथ, आपने देखा कि लास्ट इलेक्शन के समय जब एक तरफ इंडिया अपने इलेक्शन के फुल फ्लेजेड सब कुछ तैयारी और सारी चीज़ों में लगा हुआ है, कैंपेन उसका आक्रामक तरीके से चल रहा है, सारी तैयारियाँ चल रही हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर सीट को लेकर इतना अनसर्टेन सब कुछ बना हुआ था। फिर उसके बाद उनके बाकी सहयोगी दल वो सब कुछ करने लगे, जो मुकेश सहनी, तो पूरा इलेक्शन खराब करने में एक रोल वो भी था। समाजवादी पार्टी में भी अखिलेश यादव को ये भनक लग गई है कि कांग्रेस पार्टी के नेता, उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं खासतौर पर स्टेट यूनिटी, वो कितनी सीटों के दावा कर रहे हैं, वहाँ पर पहले से ही वो इस बात को कहना चाह रहे हैं। और आमतौर पर ऐसे क्षेत्रीय दलों की देखें सौरभ तो एक रणनीति नजर आती है कि कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग हमें चाहिए, स्टेट में जितना किनारे रहो उतना बेहतर है। वो सीटें भी ऑफर करते हैं, वही सीटें ऑफर करते हैं, मसला सिर्फ नंबर्स का नहीं होता, जीतने लायक सीटें, विनेबल सीटें। तो समाजवादी पार्टी भी यूपी में वही सीट ऑफर करेगी जहां पर उसके अपने जीतने की उम्मीद नहीं है। और कांग्रेस पार्टी की कोशिश ये रहती है कि जहां पर लगे कि हाँ ये अपोजिशन के लिहाज से अच्छी सीट है वो हमें मिल जाए। अब दावा तो ये भी किया जा रहा है कि कल जब मिले अखिलेश यादव और राहुल गांधी तो उनके बीच भी कुछ इस बात को लेकर के चर्चा हुई है। मैं क्लेम नहीं कर सकता, इस बात की खबर नहीं है, देवेंद्र जी ने भी ये खबर रिपोर्ट तो नहीं की हमारे सामने, अगर पता भी हो तो, लेकिन लोग कह रहे हैं कि उनके बीच में बात हुई है ऐसी कल। और इसमें बात ये हुई है कि कांग्रेस ने कहा है कि हम 100 लड़ेंगे, आप 300 लड़िए, और अखिलेश कांग्रेस, और अच्छा ये कल हुई हो ना हुई हो वो अलग बात है, स्टेट के लेवल पर ये बात हुई है, ये तो रिपोर्ट किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी 100+ सीटें चाहती है उत्तर प्रदेश में, और वो चाहते हैं, समाजवादी पार्टी 35-40 ऑफर कर रही है, मैक्सिमम 50 तक वो जाना चाहती है। और 2017 का इलेक्शन दोनों पार्टियों ने मिलकर के लड़ा था, 22 का इलेक्शन नहीं लड़ा था मिलकर के, 17 का दोनों ने मिलकर के लड़ा था, और कांग्रेस पार्टी तब 114 सीटों पर लड़ी थी, और नतीजा आपके सामने, बीजेपी को शायद कितनी 355 सीटें मिल गई थी उस चुनाव, 325 सीटें मिली थी, ये 70 के आसपास, 70-75 इतना तक सीट अधिकतम कांग्रेस पार्टी जा सकती है समाजवादी पार्टी के द्वारा, उससे ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहेगी। और सोर्सेज से हमें ये जानकारी मिली कि अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये कर लिया जाए, कि ऐसा ना हो कि बिहार वाला एक्सपीरियंस की गठबंधन लास्ट टाइम तक लेके जा रहा है, फिर वहाँ दिक्कत हो रही है, तो पहले उस काम को कर लिया जाए। राहुल गांधी की तरफ से सिर्फ उसमें कहा गया कि हाँ इसको जल्द किया जाएगा। और अखिलेश यादव की दोनों कोशिश है, एक तो कि नंबर्स को लेकर बात हो जाए, दूसरी आप सीट चिन्हित कर लें कि हम कौन सा ऑफर दे रहे हैं,
आपको कौन सा लेना चाहिए। लेकिन एक बात सिर्फ कहने की होती है सर, अब इतना आसान काम नहीं होता। अरे अखिलेश यादव तो पूरा बाकायदा कैंडिडेट मांगते हैं, कैंडिडेट का बायोडेटा मांगते हैं कि ये कौन सा कैंडिडेट है जिसको आप लड़वाना चाहते हो, क्योंकि उनको पता है ना कि इनके पास शायद उम्मीदवार भी उस तरीके के नाम। बिल्कुल, बहुत सारी सीटों पे एकदम हकीकत यही है कि चाहे अजय राय प्रदेश कांग्रेस से जितने लंबे चौड़े दावे कर लें, हकीकत ये है कि कांग्रेस के पास जितनी सीटें अगर 100 मांग रहे हैं तो उतने अच्छे कैंडिडेट होते नहीं जो कि चुनाव जिता सकें। टिकट तो आप किसी को दे दीजिएगा, इतने कार्यकर्ता तो आपके होते हैं, लेकिन जिताऊ कैंडिडेट हों ये नज़र नहीं आता। वो अखिलेश यादव खुल्लम खुल्ला वो मांगना शुरू करते हैं। लेकिन इतना ज़रूर समझ में आता है सौरभ कि दोनों के सामने चैलेंजेस इतना बड़ा है बीजेपी का यूपी में कि वो इस काम को नहीं करेंगे कि इन सब चीज़ों के चलते अलग अलग लड़ जाए। एक चर्चा मैंने और सुनी, अच्छा है बड़ी अजीब ही चर्चा, लेकिन क्या पॉसिबल है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। चर्चा ये चल रही है कि समाजवादी पार्टी का एक सेक्शन है, अगेन मैं डिस्क्लेमर के साथ कह रहा हूँ, ये खबर नहीं है, ये चर्चाएं जो आप सुनते हैं आम लोगों के बीच में हो जाती हैं, सोशल मीडिया पर हो जाती हैं, गपशप गॉसिप। वो ये है कि एक कोई बड़े नेता समाजवादी पार्टी के, और एक सेक्शन कह लेते हैं समाजवादी पार्टी का, वो नहीं चाहता कि कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए। वो कांग्रेस को नहीं स्पेस देना चाहते, मजबूत करना चाहते हैं। उनको लगता है कि कांग्रेस हमारी ज़मीन खाएगी। वो चाहते हैं कांग्रेस की बजाय आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा जाए उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी बहुत समय से प्रयास कर रही है। आपको याद होगा तो मोदी जी के सामने लड़ा गए थे जाकर के अरविंद केजरीवाल बनारस से, फिर क्या हुआ था। लेकिन वो वहाँ पे उन्होंने एक नॉमिनल प्रेजेंस तो बनाई हुई है आम आदमी पार्टी ने, तो वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस हो। मुमकिन है इसमें कुछ सच्चाई हो? नहीं सौरभ, उनके सामने सबसे बड़ी चिंता ये रहेगी कि अगर कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ी तो सारी सीटों पर नहीं, लेकिन कई सारी सीटों पर मुस्लिम वोट में बिखराव हो सकता है। और ये चुनाव इतना कट थ्रोट कंपटीशन वाला चुनाव होगा, नेक टू नेक जैसा कई सीटों पे चुनाव होगा, कि वहाँ पर कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी ये दोनों ही ये अफोर्ड नहीं करना चाहेंगे कि मुस्लिम वोट, खासतौर पे समाजवादी पार्टी की अगर बात करें कि बिग ब्रदर वही रहेगा कांग्रेस यूपी में कांग्रेस के सामने, तो वो ये नहीं चाहेंगे कि वो जाएं। और आम आदमी पार्टी के साथ आने से उनका वो पर्पस फुलफिल नहीं होता। दूसरी चीज़ कि आम आदमी पार्टी का अगर भी आप देखें तो कोई उसके पास इस तरह का मोमेंटम नहीं, कुछ नहीं जिसके सारे समाजवादी पार्टी सोचे कि अगर हम इनको साथ ले लें तो हमें कुछ फ़ायदा हो जाए। उस कंडीशन में वो चाहेंगे कि 16 चले जाएं भले। अच्छा, बनिस्बत इनके और बाकी जो वो सीट खराब करना होगा, हाँ सीट खराब करना होगा, उसके बदले वो या तो 16 जाएं या फिर वो कोशिश करें कि एनडीए से अगर ओम प्रकाश राजभर का मन भर जाए, निषाद का मन भर जाए, अनुप्रिया पटेल का वजह से किसी वजह से मन भर जाए, इस तरह का अगर जमावड़ा हो जाए तो ज़्यादा उनको सूट करेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी की तरफ हो जाएं, ये अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं चाहेंगे। खैर ये तो खैर एक ऐसी चर्चा थी। लेकिन पंजाब आम आदमी पार्टी पंजाब की सत्ताधारी पार्टी, मैं पंजाब से आपको एक खबर देता हूं। आज आप सुबह से आप अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया, भगवंत मान, सबके ट्विटर को आज एक्स के हैंडल को जाके आप देखिए, आपको एक ही खबर मिलेगी वहाँ पे कि ईडी वाली पार्टी मतलब बीजेपी, वो पंजाब के हिंदू व्यवसायियों और उद्योगपतियों पर छापे डलवा रही है। हिंदू व्यवसायियों पर, ये वो कह रहे हैं। बीजेपी इस बात को उठा भी रही है बार बार कि भाई ये तो खुल्लम खुल्ला पोलराइजेशन करने वाली बात है। अच्छा, पंजाब का पोलराइजेशन बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। तो उन पर आरोप लग रहा है कि सीधे सीधे हिंदू बनाम सिख करने की कोशिश जो है वो आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर कर रही है, और ये बड़ा खतरनाक खेल है जो वो खेल रही है। और इस चुनाव को अगर आप लेकर देखें तो जैसे आम आदमी पार्टी के संदर्भ में सौरभ पर अगर आप बात करें तो आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उनके खिलाफ या सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। उसको लोकल बॉडी के इलेक्शन से बिल्कुल जोड़कर नहीं देखना चाहिए। अगर पंजाब के इतिहास को उठाकर देख लें लोकल बॉडी इलेक्शन में, लोकल बॉडी कोई और जीतता है, उसके बाद विधानसभा कोई और जीतता है, तो वो एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। और इस बार ऐसा समझ में आ रहा है कि चतुष्कोणीय मुकाबला अधिकांश सीटों पर नजर आएगा। मतलब इन दलों के अलावा अमृतपाल भी अपने कैंडिडेट बहुत ज़्यादा देने वाले हैं और वहाँ पर अकाली दल को बहुत नुकसान होगा। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी है ही, बीजेपी है ही, तो उस कंडीशन में एक जटिल इलेक्शन नज़र आ रहा है और वहाँ पर इस तरह की चीज़ें तो बहुत ज़्यादा होंगी। अच्छा, उन्होंने एक और बात की अरविंद केजरीवाल ने, उन्होंने कहा है कि ईडी पार्टी मतलब बीजेपी, चिट्टा और बेअदबी पार्टी मतलब श्रोमणी अकाली दल, उनके साथ अलायंस करने को बेकरार है। मतलब बीजेपी अकाली दल से अलायंस करने को बेकरार है, लेकिन अकाली दल घास नहीं डाल रही। नहीं, ये उल्टा है। उसमें बीजेपी नहीं चाह रही है कि अब अकाली दल के साथ हम कोई समझौता करें, क्योंकि अकाली दल के केस में देखें, जैसे अकाली दल पंजाब से ख़त्म नहीं हो सकता कभी, एक खास वोट है उनके पास जो उनके साथ रहेगा। लेकिन अगर अमृतपाल के बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं तो अकाली दल की ताकत जिसकी अभी कम है वो और कम हो जाएगी। दूसरी, बादल परिवार को लेकर वो रिस्पेक्ट लगभग ख़त्म जैसा है।
तो वहाँ पर बीजेपी ये अफोर्ड नहीं करेगी कि अकाली दल के साथ जाकर एक एंटी इनकम्बेंसी इस पर एक कॉन्ट्रीब्यूट मैं आपको देता हूं। ये हमेशा ये कहा जाता था, और ये अलायंस बहुत पुराना है शिरोमणि अकाली था, शिरोमणि अकाली दल का और बीजेपी का, कि बीजेपी वहां जूनियर पार्टनर बन के भी खुश हमेशा इसलिए रहे क्योंकि उसको लगता था कि एक सेंसिटिव स्टेट में एक पंथिक पार्टी और एक नेशनल पार्टी का अलायंस होना चाहिए। इससे कट्टरवाद, इससे मतलब कट्टरवाद नहीं कहें, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट जो है वहां का वो दबा रहता है। तो अब क्यों नहीं चाहेंगे कि हम अकाली, आप खुद ही कह रहे हैं अमृतपाल को हवा मिल सकती है, तो अमृतपाल बड़ा हो उससे तो अच्छा है ना कि चलो अकाली दल के साथ ही चलो। अमृतपाल के भी जो वोटर्स वगैरह के लिहाज से मैं बात करूँ कि अलग अलग कैंडिडेट जो उनके होंगे, उनमें बहुत सारे कैंडिडेट उनके ऐसे होंगे जो कि अकाली से नाराज़ वाले कैंडिडेट होंगे और उसी तरह का वोटर भी उनके पास होगा। ये सही बात है कि बीजेपी पंजाब में अपने आप को बहुत बढ़ाने की कोशिश नहीं करती थी। उसके पीछे सिर्फ सामाजिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिवेश नहीं था, उसके पीछे एक इक्वेशन भी था। जैसे यहाँ पर अरुण जेटली के साथ इक्वेशन बहुत अच्छा, अकाली दल के लाल कृष्ण आडवाणी, उस तरह के नेताओं का दौर था जो कि सीट को लेकर बहुत ज़्यादा कुछ बार्गेन नहीं करते थे, कुछ चीज़ें नहीं करते थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का दौर है सौरभ। महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी को लेकर बात हो रही थी, जब दोनों साथ थे, उसमें उद्धव ठाकरे जब सीटों को लेकर, आपको ध्यान होगा कि बीजेपी ने ज़्यादा जब क्लेम करना शुरू किया था, जब दो अलग हो गए थे फिर बाद में साथ आ गए पिछले वाले विधानसभा चुनाव, तो वहाँ पर जब उनसे कहा गया कि उद्धव ठाकरे ने बताना शुरू किया कि बाला साहब वाजपेयी जी की कैसे इज्जत करते थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी की कैसे इज्जत करते थे, कैसे यहाँ पर वो लोग आते थे, बीजेपी नेताओं की हम लोग कितने इज्जत करते हैं। सोर्सेज से हमें जानकारी मिली कि तब ये कहा गया बीजेपी के द्वारा, गृहमंत्री अमित शाह ने उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप अपनी इज्जत थोड़ी कम कर लें, सीटें हमारी बढ़ा दें क्योंकि हमारी पार्टी सीटों की ज़्यादा चलती है, कम इज्जत में चला लेंगे सीटें। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो नेता हैं, वो क्या करेंगे अगर आप सीटें नहीं देंगे तो, और हमारी ताकत बढ़ रही है। और फाइनली देखा आपने कि वहाँ पे क्या हुआ। पंजाब में भी बीजेपी बहुत सीरियसली सौरभ ये चुनाव लड़ने जा रही है, बहुत सीरियसली। कांग्रेस पार्टी की तरफ से खबर आई है आज कि वहाँ राहुल गांधी की यात्रा प्लान हो चुकी है, सारे जिलों में राहुल गांधी यात्रा के लिए, प्रॉबेबली बाय बस, पैदल नहीं यात्रा होगी, लेकिन बस से उनकी यात्रा का एक शेड्यूल जो है वो जल्द जारी किया जा सकता है। और पंजाब में अगर कांग्रेस पार्टी बहुत यूनाइटेड होकर मजबूती से लड़े तो आप नंबर 1 के हिसाब से अगर आप समझ सकते हैं कि रेस में जो एक एजम्पशन जो समझ में आएगा, नतीजे तो बाद में चुनाव के समय बहुत सारा प्रभावित होते हैं, वो नजर आएगा कि कांग्रेस पार्टी हो सकती है। लेकिन आपस में इनकी गुटबाजी, वो सारी समस्याएं इनके लिए ज़्यादा। बीजेपी क्या प्रेफर करेगी पंजाब, मान लें कि बीजेपी अभी वो विनर्स वाली रेस में नहीं है, तो वो क्या प्रेफर करेगी, कांग्रेस जीते या आम आदमी पार्टी जीते? नहीं, अभी के कंडीशन में अगर आप देखें तो बीजेपी बिल्कुल ये सोचेगी नहीं और सोच नहीं रही है कि हम जीतने लायक नहीं होंगे। अच्छा, मतलब बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस जैसे बंगाल में दिखता था ना, चुनाव से काफ़ी पहले जब दिखता था, तो कई बार हम लोग भी हैरान होते थे कि सौरभ कैसे, मतलब ममता बनर्जी कहते हैं नेक्सस है, इस तरह की चीज़ें हैं। उन सारी चीज़ों के आगे ये बात समझ में आती थी कि शायद बीजेपी वाले नेता ऐसे ही कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। वही सारे नेता, वही सारे लोग पंजाब को लेकर फिर ये कहना शुरू कर चुके हैं कि आप पंजाब भी आप लोगों को हैरान करेगा, आप लोग वेट कीजिए। तो आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। और जब भी वो ये कहते हैं तो हम लोग बार बार कहते हैं कैसे संभव, किस तरीके से। वो अब सोचिए ना कि रवनीत बिट्टू जो कि कांग्रेस पार्टी से आए, उनको केंद्र में मंत्री बनाया गया, और ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पास राज्यसभा सीटों की कोई कमी थी कि उनको मजदूरी में जाना पड़ रहा है। बीजेपी इस इलेक्शन को लेकर कितना सीरियस है, वो रवनीत बिट्टू के राज्यसभा को यहाँ नहीं दिया जाना, उनको वहाँ विधानसभा चुनाव लड़ाने के फैसले से भी आप समझ सकते हैं कि जट से आक्रामक राष्ट्रवादी नेता हैं और पार्टी ने उनको वहाँ पर भेजा। तो उससे आपको सीरियसनेस समझ में आता है कि अगर सिर्फ औपचारिकता पूरी करने जैसा इलेक्शन होता है, ये समझ में आता है कि अब तो नॉन प्लेयर हैं। वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि बीजेपी नॉन प्लेयर नहीं रहेगी, लेकिन जीतने की दौड़ में लड़ रही है वो, ये खैर अभी थोड़ा वाकई मुश्किल है। हम लोग भी नहीं मान रहे थे, हम भी अभी नहीं मान रहे, हम बार बार यही पूछ रहे हैं कि, लेकिन वो मैंने आपको क्या कहा कि बंगाल में जैसा सीरियसनेस वो दिखा रहे थे, संजीदगी वैसी ही नजर आ रही है। अब मैं फिर अपने सवाल दोबारा रिपीट करता हूं, मैं अब इस पर आप खबर नहीं तो अपना असेसमेंट बता दीजिए। एक राज्य और मिल जाए कांग्रेस को, ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कांग्रेस पार्टी। अब दक्षिण में उनके पास 3 राज्य हो गए, चौथे में उनकी सरकार हो गई है। आम आदमी पार्टी के पास एक ही राज्य है, वो खत्म हो जाए पूरी तरीके से, उसका कहीं सरकार में कोई सरकार उनके पास ना हो, बिल्कुल चाहेगी बीजेपी। तो फिर भी अगर चॉइस दोनों में से ही कोई एक हो तो देखिए, दोनों के हिसाब से अगर चॉइस हो जाए तो मतलब मुझे लगता है कि बीजेपी को कम दुख होगा अगर भगवंत मान दोबारा सीएम बन जाए। तो कांग्रेस पार्टी अगर बहुत मजबूत वहाँ पे हुई तो कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूत अब बीजेपी नहीं करना चाहिए। बीजेपी को ये पता है कि आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व वैसा रह नहीं गया, ठीक है, क्योंकि विचारधारी कोई पार्टी नहीं है तो एक ख़त्म बराबर ही है। और पंजाब के इलेक्शन को अगर उस रूप में देखे भी तो कुछ बहुत होना नहीं है। लेकिन सौरभ, ये हाइपोथेटिकल बात मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ, ये सिर्फ मैं अपनी समझ कह रहा हूँ
कि बीजेपी के नेता तो इस लाइन पर जाने को तैयार नहीं ना, वो तो एकदम मान के चल रहे हैं कि हम लोग तो पंजाब में बिग प्लेयर होंगे। तो पंजाब की खबरें बढ़ा दें फिर हम। ठीक है, तो जो पंजाब से कल ज्यादा इनपुट आपको दिया करेंगे। बहुत शुक्रिया देवेंद्र, आप आए स्टूडियो में। और जाने से पहले आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो आप लगातार देख भी रहे हैं, मैं फिर उसको रिपीट कर रहा हूं। सोमवार 15 जून से रजत जी का प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम आज की बात 8:30 बजे रात से देखना मत भूलिएगा। आप देख रहे थे भारत की खबर, आज इतना ही।